हेलो एवरीवन। आज 31 अक्टूबर 2025 है और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि हम एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में पूरे करंट अफेयर्स को एनालिसिस करते हैं। पर्पस हमारा ये रहता है कि जो अगर आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो तो प्राइमरीली फोकस हमारा रहता है कि यूपीएससी स्टेट पीसीएस के जो करंट अफेयर्स है वो एक भी मिस ना हो पाएँ। साथ ही आपका स्टैटिक नॉलेज इसमें बहुत अच्छा प्रिपेयर होता है। सपोज करो आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई, तो हमने पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में देखा, उसकी जो मल्टीपल जो रिपोर्ट्स होती हैं सारी देखी। तो स्टैटिक नॉलेज प्लस करंट का एक मिक्स कॉम्बो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा कि डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। अगर आप डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, पीवाईक्यू बेस्ड आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, ट्रेंड बेस्ड ना कि रैंडम कहीं पे, तो आप इस टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, या इस नंबर पे व्हाट्सएप में भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं आज का जो पहला एमसीक्यू है उसके बारे में। पहला एमसीक्यू यहाँ पे ग्लोबल वायरस नेटवर्क के बारे में है। यहाँ पे चर्चा में था ग्लोबल वायरस नेटवर्क, GVN जिसे कहा जाता है। इस पर स्टेटमेंट दिया गया है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सही आंसर है। ग्लोबल वायरस नेटवर्क इज एन UN लेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्पित ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी? ग्लोबल वायरस नेटवर्क कोऑर्डिनेट करता है पेंडेमिक प्रिपेयर्ड ग्लोबली। अब इस स्टेटमेंट में अपने आप में दो चीज़ें इंक्लूड आपको देखने को मिलेंगी। दो चीज़ें क्या देखने को मिल रही हैं? पहला एक तो ये मिल रहा है UN लेड बोल रहा है पहला, दूसरा है पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस ग्लोबली, इसको ऑर्गेनाइज करता है। दो चीज़ों में दोनों सही है नहीं आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो हर एक स्टेटमेंट को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि स्टेटमेंट का पहला पार्ट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये नहीं समझने कि ठीक है प्रिपेयर लिखा है, पेंडेमिक लिखा है तो हम करेक्ट कर दें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चीज़ याद रखनी है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इट रिप्रेजेंट वायरोलॉजी सेंटर फ्रॉम ओवर 25 कंट्रीज कवरिंग एवरी क्लास ऑफ वायरस कॉजिंग डिसीज इन ह्यूमन। सभी तरह के, अब यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है, एक तो 25 से अधिक देश है ना, दूसरा मनुष्यों के रोग में उत्पन्न होने वाले हर वर्ग के वायरस को कवर करता है, मतलब ऑलमोस्ट सभी वायरस को यहाँ पे कवर करता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है आइए देखते हैं, वन ऑफ इट्स फोकस एरिया इंक्लूडिंग पब्लिक एजुकेशन एडवोकेसी वायरल थ्रेट्स। इसका एक कार्य क्षेत्र और है कि वायरल खतरों को सार्वजनिक शिक्षा जन जागरूकता से फैलाना। अब तीनों में जो सबसे बेसिक स्टेटमेंट लगेगा तो आपको ये लगेगा कि ये वाला स्टेटमेंट कहीं ना कहीं करेक्ट है। अब तीन करेक्ट है, इसका मतलब इन तीनों में से मामला कहीं पे फंसा हुआ है। अब देखना है कि जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट है या नहीं। अगर आपको पता है UN लेड है तभी आप इसे करेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें UN लेड की, तो GVN जो है ना वो UN लेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। और दूसरा क्यों? क्योंकि जो वायरस का जो साइंस है, वायरोलॉजी है, जो वेदिस जो हम अगर बात करें संस्थाएं हैं, वो क्या वॉलंटरी कंसोर्टियम एक तरह का ये बना हुआ है जो 25+ देशों में है। इसमें कब इस्टेब्लिश किया गया था? GVN को 2011 में इस्टेब्लिश किया गया था, ग्लोबल वायरोलॉजी नेटवर्क को, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। रॉबर्ट गैलो, विलियम हॉल नाम के 2-3 वैज्ञानिकों ने इसे इस्टेब्लिश किया था। इसके 3 पर्पज देखने को मिलता है। पहला पर्पज आपको देखने को मिलेगा R&D करना, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। दूसरा क्या करना? पब्लिक एडवोकेसी करना, मतलब जन जागरूकता फैलाना, ये दूसरा पर्पज है। तीसरा पब्लिक एडुकेशन, अर्थात पब्लिक इसके बारे में जो सार्वजनिक शिक्षा है वो भी बड़े एडुकेशन, तो ये भी इसका तीसरा पर्पज है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। सही आंसर क्या हो जाता है? B यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये दो बात हो गई। अब अगर हम बात करें क्या भारत सरकार इसकी मेंबर है, क्या जुड़ी है इस तरह से, तो आपको पता है कि एक तरह का कंसोर्टियम है वॉलंटरली। तो भारत में एक संस्था काम करती है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी नामक एक संस्था काम करती है, जो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? केरला में है। ये क्या है? जुड़ी हुई किससे? ये जुड़ी हुई है आपकी इस संस्था से, ठीक। तो ये बात आपको यहाँ पे एग्जैक्ट याद रखनी है, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर केरला में, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे MCQ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा MCQ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है बॉर्डेटेला होलमिस के बारे में। इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम डिस्कवर्ड इन 1955, मतलब किसी बैक्टीरिया के बारे में बात की जा रही है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव क्या होता है ये आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिंपल हो जाएगा। आपको पता है कि सेल वॉल होती है, सेल वॉल के बारे में आपको पता है, ठीक है ना। अब सेल वॉल में अगर जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है, एक परत होती है। सपोज करो सेल वॉल है, इसकी एक पतली सी परत है पेप्टिडोग्लाइकन नाम की। अब यह परत अगर हम देखें तो या तो ग्राम निगेटिव या ग्राम पॉजिटिव दोनों दिख सकती है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें पतली दीवार, गुलाबी रंग की या पिंक रंग की पतली दीवार होती है, तो ये ग्राम नेगेटिव बोला जाता है इस परत में, ठीक है ना। मतलब सपोज करो क्या
अगर हम बात करें कौन सा कहाँ है, गुलाबी गुलाबी की, यही तो गुलाबी, हाँ। तो अगर ये परत यहाँ पे अगर हम बात करें पतली है तो गुलाबी रंग की है, तो ये ग्राम निगेटिव होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे अगर परत बैगनी है, अब बैगनी कौन सा रंग होगा, आई थिंक ये होगा बैगनी, हाँ। तो अगर ये वाली परत है, ठीक है ना, तो ये बैगनी है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मोटी परत मानी जाएगी, मोटी दीवार मानी जाएगी। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस पर हम रिसर्च नहीं करें, बस इतना पता होना चाहिए। इट कैन कॉज परट्यूसिस लाइक रेस्पिरेटरी इलनेस एज वेल एज इन्वेसिव इन्फेक्शन इन ह्यूमन। या मानव में परट्यूसरी श्वसन रोग, एक तो ये भी आपको पता चल रहा है यहाँ पे एक श्वसन रोग है, परट्यूसिस श्वसन रोग। तो इस तरह से ये क्या है कि संक्रमण करता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट हैज़ रिसेंटली बीन रिपोर्टेड अ मेजर कॉज ऑफ वूपिंग कॉफ केसेस इन नॉर्थ इंडिया। तो रिसेंट में उत्तर भारत में जो काली खांसी होती है उसमें ये केस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब तीनों में क्या गलत है क्या नहीं आपको यहाँ पे बताना है। अगर हम बात करें तीनों में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 2 और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब पहले स्टेटमेंट में क्या इनकरेक्ट है यह भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो बात की गई ना कि 1955 में खोज हुई थी, आई थिंक ये इसका गलत है। भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि कब इसकी खोज की गई थी, ठीक है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि अभी नॉर्थ इंडिया में अगर देखोगे लगभग 37% जो काली खांसी के जो केस देखने को मिल रहे हैं वो इसी के कारण देखने को मिले। और इसे PGIMR ने इसे रिसर्च किया है ना। PGIMR ने जो रिसर्च में पाया कि इस तरह के 37% जो केसेस हैं काली खांसी संबंधित है। अब काली खांसी क्या है, एक तरह का रेस्पिरेटरी या श्वसन संक्रमण होता है जिसमें बॉर्डेटेला परट्यूसिस से जो बैक्टीरिया क्या होता है, कारक होता है, फैकॉज होता है, जहाँ पे बच्चों में अगर हम बात करें छोटे बच्चों में गंभीर खतरा बनता है, ठीक है। इसीलिए इसको वूपिंग कफ बोला जाता है कि वूपिंग की आवाज़ आती है, हमारी लगातार खांसते रहते हैं तो, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो तेज बुखार के लक्षण भी देखने को मिलते हैं, कभी कभी खांसी आती है, आवाज़ आती है, उल्टी थकावट के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं से निमोनिया वगैरह का भी खतरा बढ़ जाता है। अब इसके रोकथाम की बात करें तो इसको वैक्सीनेट किया जाता है, ऐसा नहीं कि इसकी वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है, तो वैक्सीनेशन इसका अवेलेबल है, ठीक है। DTP की जो वैक्सीन लगती है खास डिप्टीरिया, टेटनस और परट्यूसिस की जो नेशनल जो हमारा यूनिवर्सल अगर हम बात करें जो राष्ट्रीय टीकाकरण जो कार्यक्रम है अगर हम बात करें तो उसमें जो टीका लगता है उसमें इसका भी टीका लग जाता है, ठीक है। तो संक्रमित व्यक्ति को यहाँ पे अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स देने की आवश्यकता हो जाती है, ठीक है, आइसोलेट करके। ये सारा मामला था यहाँ पे जो हमने यहाँ पर देखा। क्वेश्चन नंबर तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे किसके बारे में, मीटियोर के बारे में। अब क्या ये उल्का पिंड मीटियोर मिसाइल के बारे में, ना कि मीटियोर। तो ये क्या है, एक मीटियोर मिसाइल है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिसाइल है, ठीक। अब स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, मीटियोर इज एन एयर टू एयर। तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए एयर टू एयर है, सरफेस टू एयर है, तभी स्टेटमेंट करना है आपको। मिसाइल इक्विप्ड विद द रैमजेट इंजन, रैमजेट इंजन इसमें लगा हुआ है, मतलब चलते टाइम उसका अपनी एनर्जी जनरेट करने की कैपेबिलिटी है और स्पीड इसकी साउंड से 4 गुना ज़्यादा मैक 4 है। अब इनमें 3 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखने को, पहला तो एक यहाँ पे फंसोगे आप, दूसरा रैमजेट में फंसोगे, तीसरा मैक में फंसोगे, ठीक है। तीनों आपको करेक्ट होना, तभी स्टेटमेंट को यहाँ पे करेक्ट करना, ठीक है। इट वाज डेवलप्ड अंडर द यूरोपियन पार्टनरशिप बाय लेड MBDA। तो इसे यूरोपियन पार्टनरशिप के द्वारा MBDA के द्वारा डेवलप किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है इट हैज़ मैक्सिमम रेंज अराउंड 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर इज यूज्ड बाय द बियॉन्ड विजुअल रेंज। मतलब क्या, दृश्य की सीमा था, दिखाई नहीं देता वहाँ इसकी अगर हम बात करें इसकी क्षमता है और 200 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। अब अगर हम बात करें कोई कहता है कि स्टेटमेंट अब पेयर्स में क्वेश्चन आते हैं, तो अब देखिए इनको मैं पेयर्स में कन्वर्ट करता हूँ, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर मैं इसको पेयर में कन्वर्ट कर दूँ, ये आसान है मेरे लिए करना। लेकिन आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, चाहे पेयर्स में आए चाहे इस तरह की एलिमिनेशन मेथड आए। मैं कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सारी स्टेटमेंट को आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, यहाँ पे पर्पज है। तो किसी भी तरह का ऑप्शन यहाँ पे पैटर्न बने आपका आंसर सही होगा। अब देखिए यहाँ पे मामला क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बात हो रही है कि जो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। मीटियोर जो VVRAM इसको बोला जाता है, BVRAM बोला जाता है, ये रैमजेट इंजन है और रडार गाइडेड मिसाइल है। अब ये किसे बनाया किसने, तो MBDA अर्थात अगर हम देखें तो UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन ने मिलकर अगर एक तरह से इसे बनाया गया है। और ये क्या करता है, ये बहुत ही बेहतर परफॉर्म करता है। या अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें हमने इसका उपयोग किया, इस वजह से चर्चा में आ गया। भारत क्या कर रहा है, और ज़्यादा इसको खरीद रहा है और ज़्यादा ले रहा है। स्टेटमेंट की बात कर, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। मैंने आपको बताया यूरोपियन पार्टनरशिप में बना है, तो जितने देशों के नाम लिए वो पार्टनरशिप कर रहे हैं। और 200 किलोमीटर क्योंकि इनको इतने की ही आवश्यकता पड़ती है, तो इन्होंने इस रेंज के हिसाब से बनाया है। तो भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत के पास जो राफेल वगैरह है उसके लिए एक तरह के ब्रह्मास्त्र का काम करता है। राफेल में लगने के बाद इसकी मारक क्षमता खतरनाक हो जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आइबेरियन एक्स के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द आइबेरियन एक्स इज एंडेमिक इन द आइबेरियन पेनिनसुला यूरोप। आइबेरियन जो लिंक्स होता है यूरोप के आइबेरिया प्रायद्वीप में स्थानिक है। अब अभी क्या हुआ कि फोटो वगैरह किसी ने खींची है और रेयर ये रहता है, लेकिन अभी इसकी फोटो आई है सामने, तो इस वजह से यहाँ पे चर्चा में आ गया ये। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट लिस्टेड क्रिटिकली इंडेंजर्ड, IUCN क्रिटिकल इंडेंजर्ड लिस्ट में ये लिस्टेड है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इट पॉपुलेशन मेनली डिपेंड ऑन द एबंडेंस ऑफ रैबिट्स इन इट्स हैबिटेट। यह जनसंख्या मुक्त है उसके निवास स्थान में खरगोशों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। क्या लेना देना है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब आपको अगर पता है तो अगर आप ये वाला भी पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, अगर नहीं पता तो आप फंस सकते हो, लेकिन हमें सारी बातें पता होनी चाहिए। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो एकदम यहाँ पे करेक्ट है। आइबेरियन एक्स एंडेमिक है, आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला आपको पता है, अगर आपने यूरोप का मैप देख रखा होगा तो ये यूरोप का यहाँ पे अटलांटिक है, यहाँ पे स्पेन है, ठीक है ना, आपने स्पेन, ये पुर्तगाल है, स्पेन यहाँ पे आपने देखा होगा। तो ये वाला जो रीजन यहाँ पे आइबेरियन पेनिनसुला देखने को मिलता है, ठीक है, तो इस वजह से स्पेन पुर्तगाल में ये पाया जाता है। अब IUCN जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड, ये बात यहाँ पे गलत है, वल्नरेबल है। वल्नरेबल को हिंदी में बोला जाएगा सुभेद्य है ये, ठीक है ना, तो ये बात आपको एक तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तीसरा, ये खरगोश के जो पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि खरगोश इसका मुख्य शिकार का आधार होता है, तो ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। दूसरा एलिमिनेट कर दो, 1, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर खरगोश को खाता है इसका मतलब हर्बीवोरस तो है नहीं, सीधी सी बात है, मतलब शाकाहारी तो है नहीं, तो किस तरह का है, कार्निवोरस स्पीसीज है और केवल यूरोप में ही देखने को मिलता है। और विश्व में जो भी अगर हम बात करें कैट स्पीसीज है, इनमें काउंट किया जाता है। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फोटो आप देख लीजिएगा इसको। दूसरा इसका बिहेवियर, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है कि नॉकटर्नल अर्थात रात में चलने वाला ये प्राणी है, ठीक है ना, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ऊंचाई पर रखता रहता है, 1000 मीटर के ऊपर, 1300 मीटर ऊंचाई पर ये रहता है, ठीक। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देख ली। आगे हम बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किसके बारे में है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 तजाकिस्तान के बारे में है। यहाँ पे भारत ने एक बेस हुआ करता था, उसको बेस भारत ने अभी यहाँ से हटाया है। अगर हम बात करें तो भारत में कौन सा बेस था? रणनीतिक आयनी बेस, इसको बोले स्ट्रैटेजिक आयनी बेस हुआ करता था, आयनी बेस हुआ करता था, एयर बेस था, उसको भारत ने अभी क्या आपस में बात करके समझौता करके उसको हटाया, इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। स्टेटमेंट बन रहा है कि तजाकिस्तान ये लैंड लॉक्ड कंट्री, तजाकिस्तान एक भू आबद्ध देश है, बॉर्डर करता है अफगानिस्तान, चाइना एंड किर्गिस्तान, 3 देशों से बॉर्डर करता है, चाइना, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान से, ठीक है, और भी देश हो सकते हैं लेकिन तीनों देशों से बॉर्डर कर रहा है। दूसरा, यह सर्वोच्च शिखर कुल्लू स्मोलाई सोमानी पामीर पर्वत में स्थित है, तो इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? कुल्ली स्मोली सोमानी पामीर माउंटेन में लोकेटेड है। तीसरे स्टेटमेंट, द कंट्री इज फाउंडिंग, कहाँ गया, हाँ, द कंट्री इज फाउंडिंग ऑफ मेंबर ऑफ संघाई ग्रुप, तो SCO का जो ग्रुप बना था उसका फाउंडिंग मेंबर है। अब ये आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बताने हैं, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अब अगर आपने तंजानिया के बारे में, सॉरी तंजानिया कह रहा हूँ, तजाकिस्तान के बारे में सुनो, तजाकिस्तान में कुछ मैप आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। अब ये जो मैप है इसमें आपको क्या याद रखना है, एक तो इंपॉर्टेंट बात याद है, लैंड लॉक्ड है, क्योंकि इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे चाइना है। अब भारत के मैप इस तरह के है, ठीक है ना, भारत के मैप इस तरह का, तो भारत यहाँ पे टच नहीं करता, अब पाकिस्तान भी डायरेक्ट यहाँ पे टच नहीं करता। यहाँ पे जो अफगानिस्तान वाला ये एरिया अफगानिस्तान को बिलोंग करता है, ठीक है ना, अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान का बॉर्डर बनाता है। फिर वेस्ट में अगर आप यहाँ पे अगर अफगानिस्तान बॉर्डर बना, इधर आपको उज्बेकिस्तान का बॉर्डर बनाता है, ठीक है, और यहाँ पे इधर नॉर्थ में किर्गिस्तान का बॉर्डर बनाता है, ठीक है ना, रसिया का आई थिंक मुझे नहीं लगता कि बॉर्डर ये बनाता है। तो इस तरह अगर आप देखोगे यहाँ पे चीज़, यहाँ तो ये लैंड ऑफ कंट्री, ये तो बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है। और यहाँ की जो हिल है, जो हाईएस्ट पीक है कुसमोली है, जो 7495 मीटर है, और बिल्कुल पामीर का पार्ट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आपने एशिया का मैप देख रखा होगा, यहाँ पे इस तरह का जो एशिया का मैप है, यहाँ पामीर की गांठ है और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन यहाँ पे इसके पास ही है, तो ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। और रही बात यहाँ पे कि SCO के संस्थापक सदस्य, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट मानी जाएगी, सही बात है यहाँ पे, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, सही आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2। यहाँ पे तीसरे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सॉरी मैंने बोल दिया करेक्ट है, तीसरे स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये संघाई कारपोरेशन का सदस्य है लेकिन फाउंडिंग मेंबर नहीं है, तो 1, 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ अगर ध्यान हो तो यहाँ पे आमू दरिया करके है, तो आमू दरिया को आप थोड़ा सा याद रखें, कई बार ये न्यूज़ में रहता है, तो आमू दरिया यहाँ पे है। और अलाय जो रेंजेज, अलाय पहाड़ी है जो पामीर माउंटेन यहाँ पे पाई जाती है, इसे रोल ऑफ द वर्ल्ड या रूफ ऑफ द वर्ल्ड, या मतलब कि विश्व की छत कहा जाता है, ठीक है। और दुशानबे कैपिटल मैंने आपको बताया नहीं, दुशानबे इसकी कैपिटल है तजाकिस्तान की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एक्सियल सी माउंट इज सील्ड वोल्केनो लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन नियर ओरिगेनो। एक्सियल जो सी माउंट है प्रशांत महासागर के ओरिगेनो निकट सील्ड ज्वालामुखी है।
पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे लगातार वॉल्केनिक इरप्शन के चांस देखे जा रहे हैं, जिस वजह से ये न्यूज में था। इट लाइज ऑन द टेक्टोनिक बाउंड्री बिटवीन द पैसिफिक जोन द फ्यूका प्लेट्स। अगर आपने पैसिफिक जोन देखा होगा, अगर आपने ये एशिया हो गया, ये अफ्रीका होती है, ये वाला रीजन पैसिफिक है, और जुआन डी फ्यूका इस रीजन में कहीं पे देखने को मिलता है, तो वहाँ पे उसका पार्ट है। द नेमो ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है प्रोवाइड रियल टाइम वोल्केनिक डाटा थ्रू द ओशियन ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव। यह स्थिति नीमो वेधशाला महासागर वेधशाला पहल के माध्यम से वास्तविक समय पर ज्वालामुखी डेटा प्रदान करती है। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या सही है क्या गलत है आपको यहाँ पे बताना है। इसका सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही स्टेटमेंट इसका हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे इसके करेक्ट हैं। जो मैंने इसके बारे में बात की एकदम यहाँ पे करेक्ट है। सील्ड वॉल्केनो का पार्ट है, ये भी एकदम यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, और ऑर्गेनो कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बताया ही, तो पैसिफिक ओशन से लगभग 300 मील के आसपास इसकी दूरी है, और जो हॉट स्पॉट की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनो के चांस यहाँ पे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। और लगभग अगर आप देखो 90s 2011 के आसपास इस वॉल्केनो आया भी था, तो भी उस वजह से यहाँ पे न्यूज में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 किसके बारे में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो एतुर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन तेलंगाना वाज स्टैब्लिश 1952 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। एतरानुगरम वन्यजीव अभ्यारण्य जो तेलंगाना में है, या गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। और दयम वागू नामक धारा द्वारा विभाजित है। ठीक है, तो कोई यहाँ पे जो स्ट्रीम है कॉल्ड दयम वागू, उससे वो इसको डिवाइड करती है इस सेंचुरी को। द सेंचुरी इज डोमिनेटेड बाय द ट्रॉपिक मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिक मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट के द्वारा अगर हम देखें, ये क्या है, ये पूरा ढकी हुई है। अब भारत की लोकेशन देखिए, भारत में अगर तेलंगाना की लोकेशन ये है, वेस्टर्न घाट ये है, पश्चिमी घाट ये, यहाँ पे अगर आपको अगर किस तरह मॉइस्ट टाइप के वन देखने को मिलेंगे इस वाले रीजन में। और जैसे इस पार आते हो बारिश कम होती है तो ड्राई डेसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगी। मॉइस्ट का मामला खत्म हो जाएगा, यहीं पर हटा दो इसको। तीसरा हटा दो, 1, 2 इन दोनों में सही कौन सा हो जाएगा, तो 1, 2 ये सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे हमने यहाँ पर देख ली, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, यहाँ पे नेवा के बारे में देखेंगे। नेवा आखिर क्या है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे न्यू डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई, तो न्यू डिजिटल जो भी इसका ई विधान करके है, ई विधान ही है शायद। नेवा ये डिजिटल इंडियन मिशन मोड प्रोजेक्ट एम टू मेकिंग स्टेट लेजिस्लेचर पेपरलेस। तो यहाँ पे परियोजना का मकसद है कि जो राज्य विधानसभा उसको पेपरलेस बनाना, और ये 37 विधान सदनों में एकीकृत डिजिटल मंच को जोड़ती है। 37 डिजिटल हाउसेस 1 सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म उसको ये लिंक करती है। अब द एप्लीकेशन इज होस्टेड ऑन मेघराज 2.0 इंडियन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेघराज 2.0 क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये क्या है, होस्ट की गई है। अब नेवा बेसिकली डिजिटल इंडिया में जो 44 मिशन मोड परियोजना जो चल रही है डिजिटल इंडिया को बनाने के लिए, उसका एक अगर हम देखें तो एक पार्ट है। और इसका पर्पज है 1 नेशन 1 एप्लीकेशन की तरह काम करना। और यह यहाँ पे जो बात की जा रही है एकदम यहाँ पे करेक्ट है। जो संसदीय कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री है पार्लियामेंट्री, वो क्या कर रही है, कुछ जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा का फुल फॉर्म क्या, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का जो 3rd समिट अभी रिसेंट में हेल्ड किया गया, जिसमें इसके बारे में और भी चर्चा की गई कि किस तरह से पेपरलेस बनाया जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट की बात की जाए कि यहाँ पे मामला कौन सही है, तो 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो के बारे में देखें, जो अफ्रीका के बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है। यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहे हैं कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका टॉलेस्ट माउंटेन एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन। देखिए फ्री स्टैंडिंग माउंटेन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये अर्थ है और यहाँ पे एक माउंटेन इस तरह से खड़ा है। जनरली क्या होता है, माउंटेन सीरीज में देखने को, जैसे हिमालयन आपको ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, किस तरह की सीरीज देखने को मिलेगी। फिर रॉकी जंडीज में भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फ्री का मतलब सिंगल एक जगह ये खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि ये बात करेक्ट है इनकरेक्ट है। दूसरा, इट कंप्रोमाइज 3 वोल्केनो कीबो मवांजिने सिरा। तो 3 तरह के वोल्केनो का पार्ट है। वोल्केनो जब इरप्ट होता है ना, तो इस तरह के ब्लास्ट करता है, कुछ भी वहाँ पे बन सकता है, पहाड़, पत्थर, जंगल, कुछ भी, सॉरी जंगल में बोल दिया, पहाड़, पत्थर, मैदान, कुछ भी बना सकता है वोल्केनो। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है तंजानिया युगांडा के सीमा पर स्थित है। अफ्रीका में अगर आपने ये मैप अगर अफ्रीका देखो, तो इस लोकेशन की बात यहाँ पे हो रही है। तो देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे 1 और 2 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तीसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम देखें इसके बारे में, तो माउंट किलिमंजारो के बारे में यहाँ पे आपको याद है, ये रखना है कि मुझे लगता है कि एकमात्र ऐसा जो माउंटेन है जहाँ पे शिखर में इसका जो टॉप एरिया है वहाँ पे बर्फ जमती है, लेकिन ये अर्थ उसमें स्थित है, इक्वेटर में स्थित है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इससे ये भी पता चलता है कि ऊपर जाने पर जो टेम्परेचर होता है उसमें कमी आती है। लगभग 6000 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर हो गया 1, 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीटियोर के बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पे आपको देख लिया है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे जान लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
सही आंसर इसका मैं नहीं बताऊंगा, सही आंसर आपको यहाँ पे कमेंट करना है। इस क्वेश्चन को पढ़ना है, मैं पढ़ देता हूँ। तो द मीटियोर मिसाइल कैन इंटीग्रेट विद एयरक्राफ्ट सच एज द राफेल, तेजस, MK1। इट इज इक्विप्ड विद द 2-way डाटा लिंक फॉर इन फ्लाइट टारगेट्स अपडेट। इट इज डिजाइन टू डिस्ट्रॉय ओनली ग्राउंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम। अब इन तीनों में सही स्टेटमेंट कौन सा है कि भूमि आधारित मिसाइल प्रणाली है, सरफेस बेस्ड है, ठीक है ना। मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, ये उड़ान के दौरान अद्यतन द्विदिशीय डाटा लिंक से सुसज्जित होता है और ये तेजस वगैरह में लिंक किया जा सकता है। अब आपको स्टेटमेंट बताना, जो भी सही आंसर बताएगा उसको मैं कमेंट पिन कर दूंगा। आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।